जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों स्पेशल जीके है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जितना भी टॉपिक लेके आता हूं आप लोगों के लिए, वो सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। हमारे पढ़ाए हुए सारे टॉपिक किसी ना किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसीलिए हम मोस्ट सेलेक्टेड और हेल्पफुल टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं स्पेशल जीके। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सारे स्पेशल जीको को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 53 याद रखेंगे। अनुच्छेद 53 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। और अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो याद रखेंगे, कार्यपालिका का प्रधान यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री लगा के आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, अनुच्छेद 53 के तहत, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, रग्बी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो रग्बी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो रग्बी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 यानी कि 15 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितनी होती है? रग्बी की प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बात की जाए महाराष्ट्र में किस जगह पर? तो महाराष्ट्र में पुणे में। कहां पे? महाराष्ट्र में पुणे में। अब इसकी बात की जाए, आगा खान पैलेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो यह हुई थी 1892 में। किस लिए हुई थी? ये आर्थिक सहायता के लिए, लोगों के लिए वहां महाराष्ट्र में, पुणे में आर्थिक सहायता के लिए इस पैलेस की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। इसके लिए? आर्थिक सहायता के लिए, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस वर्ष यानी कि वर्ष में कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू दिवस वर्ष में किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किन दो ओलंपिक पदक कौन दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई, पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ऐसी कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं? यानी कि ये पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं भारत की जो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। तो वो कौन है? इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। याद रखेंगे, पीवी सिंधु जो है वो भारत की एक ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। अब बात की जाए इन्होंने कब कब ये पदक जीते, तो ये भी जान लेते हैं। तो इन्होंने जो है सबसे पहले रियो ओलंपिक में जो है, रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में, याद रखेंगे। उस टाइम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है।
उसके बाद ये टोक्यो ओलंपिक ये कब हुए थे? ये हुए थे 2020। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता यानी कि रजत पदक जीता, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या जीता? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कि कांस्य पदक जीता, याद रखेंगे। तो ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो कौन है? ऑप्शन बी, पीवी सिंधु, याद रखेंगे सभी लोग। मैं आप लोगों को बहुत डीपली और बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं दोस्तों। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा जो चैनल है सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक आप लोगों तक लाते रहेगा। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं। पीवी सिंधु एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी हैं। इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, पीवी सिंधु। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों में समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। तो ये कौन सा लोक नृत्य है, याद रखेंगे। तो ये है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम, याद रखेंगे सभी लोग। भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, यानी कि मंदिरों में देवी देवताओं के लिए ये जो है नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, यानी किस राज्य का है भारत के? तो याद रखेंगे कहाँ का है? तमिलनाडु, याद रखेंगे सभी लोग। कहाँ का है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, याद रखेंगे। चलिए बात की जाए कथकली की, तो ये कहाँ का है दोस्तों? याद रखेंगे सभी लोग, केरल का है। कथक की बात की जाए तो ये कहाँ का है? यूपी उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी यानी कि मणिपुर का है, याद रखेंगे सभी लोग। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है, कथकली आपका केरल है, और कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? चलिए जल्दी से इसका आंसर जानते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी, सन 2001, याद रखेंगे। किस संशोधन के तहत? याद रखेंगे 86वां संशोधन हुआ था। 86वें संशोधन के तहत सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। वर्ष की बात की जाए 2001, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाचार पत्र पहला हिंदी समाचार पत्र है? तो याद रखेंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए, उद्दंड मारतंड, याद रखेंगे। उद्दंड मारतंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। जो पहला हिंदी समाचार पत्र था, ऑप्शन ए उद्दंड मारतंड, याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए किस वर्ष जो है इस पत्र को जो है प्रकाशित किया गया था, तो 1826, याद रखेंगे। कहां से? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता शहर से प्रकाशित किया गया था। बात की जाए किसने इसका प्रकाशन किया था, तो जुगुल किशोर, याद रखेंगे। जुगुल किशोर शुक्ल। जुगुल किशोर शुक्ल ने 1826 में कलकत्ता शहर से यह हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? यानी कि खिलजी वंश जब समाप्त हुआ उसके बाद कौन सा शासन आया, याद रखेंगे। तो पहले इसका हम सही आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। ऑप्शन बी, तुगलक वंश बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्या होगा? तुगलक वंश। बात की जाए दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की, तो हम क्रम वाइज देख लेते हैं। एक झलक इसको भी हम यहां पे नोट कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो
खिलजी वंश के बाद पहले तो आंसर आप लोगों ने जान लिया कि ऑप्शन बी तुगलक वंश आया था। अब हम जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत जो है क्रम वाइज जान लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया दोस्तों? गुलाम वंश आया, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सा वंश आया था दिल्ली सल्तनत में? तो वो आया था गुलाम वंश। बात की जाए गुलाम वंश की तो 1206 से 1290 तक, याद रखेंगे। कहां तक? 1206 से 1290 तक, याद रखेंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया खिलजी वंश, उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात की जाए तो 1290 से 1320। खिलजी वंश की बात की जाए तो 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद आपका आया पहले नंबर पे आपका गुलाम वंश, दूसरे पे खिलजी वंश आया और तीसरे पे आपका आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से 1414, याद रखेंगे। क्या? 1320 से 1414, याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश की बात की जाए तो 14 से 1451, याद रखेंगे। 1414 से 1451, याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है आखिरी में लोधी वंश आता है। लोधी वंश की बात की जाए तो 1451 से 1526। 1526 से फिर क्या होता है? मुगल वंश जो है आ जाते हैं, तो लोधी वंश वहां समाप्त हो जाता है, याद रखेंगे। तो लोधी वंश 1451 से 1526, ये क्रम वाइज थे। गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आता है, सैयद आता है, फिर लोधी आता है, याद रखेंगे। क्रम वाइज मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में मैग्नीज किस राज्य में सबसे ज्यादा है, उत्पादक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या होगा? भारत में मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा बिल्कुल है, चंबल भी है, हिंडन भी है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, गंगा की नहीं, यमुना की। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो कौन सी है? गंडक, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग, याद रखेंगे, उत्तराखंड में है देवप्रयाग। कहां पर? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। एक चीज नोट करेंगे आप लोग, जब अलकनंदा नदी भागीरथी में मिल जाती है मतलब इनका संगम हो जाता है देवप्रयाग में, उसके बाद इनका अलकनंदा नाम खत्म होके ये गंगा कहलाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती हैं? गंगा, याद रखेंगे सभी लोग। फिर इसका नाम गंगा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगर बात की जाए वर्ष की तो याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, याद रखेंगे, ईसवी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। ईसा पूर्व में इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय मानक समय जीएमटी, जीएमटी सुना होगा आपने, ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो भारत का समय ग्रीनविच माध्य समय से यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? तो याद रखेंगे 5.5 घंटे आगे है, याद रखेंगे 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हमारा जीएमटी समय से जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बात की जाए जीएमटी की तो जीएमटी की फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिए, नॉलेज के लिए आप लोग इसको जान सकते हैं। तो जीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, जी का मतलब होता है ग्रीनविच, याद रखेंगे। क्या होगा? ग्रीनविच। और अगर एम की बात की जाए तो मीन
टी की बात की जाए तो टाइम, याद रखेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे बच्चे। तो भारतीय मानक समय जीएमटी ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है दोस्तों? तो ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम कहते हैं अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन है, बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? चलिए जान लेते हैं। तो नील विद्रोह जो है वो बंगाल में शुरू हुआ, यानी बंगाल से शुरू हुआ, तो वो एक कृषक विद्रोह है यानी कृषक आंदोलन है। तो ये कब शुरू हुआ भारत में, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका आप लोग जानेंगे ऑप्शन डी 1859, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। कितना? 1859, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां पर स्थित है? गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे, तो इसको याद रखेंगे, बीजापुर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी बीजापुर। बात की जाए बीजापुर, तो बीजापुर कहां पर है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक में है। तो गोल गुंबद कहां पर स्थित है भारत में? तो बीजापुर, कर्नाटक, याद रखेंगे सभी बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय भारत भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी कि किसको प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा जो है वो हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो याद रखेंगे वो हमेशा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यानी कि अपना लेखा जोखा जो साल भर का होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए, कई बार अनुच्छेद पूछ लेता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखेंगे 323 एक के अनुसार, याद रखेंगे अनुच्छेद 323 एक के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, याद रखेंगे सभी बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों WC रोंटगेन। WC रोंटगेन जो है एक्सरे की खोज इन्होंने की थी, याद रखेंगे। मैं दोस्तों क्वेश्चन एक पढ़ाता हूं, लेकिन उसके अंदर भी 3-4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाते हैं, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो सारे के सारे फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जिनसे एक क्वेश्चन पढ़ाने से 3-4 क्वेश्चन उसमें निकल के आ जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो एक्सरे की खोज आप लोगों ने जाना, ऑप्शन डी WC रोंटगेन है। अब जान लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जे जे थॉमसन के बारे में हम जानते हैं। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो याद रखेंगे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब जेम्स चैडविक के बारे में जानेंगे। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, और एक्सरे की खोज की WC रोंटगेन ने, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक, याद रखेंगे सब लोग, सम्राट अशोक बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा करने के संबंध में अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। पहले तो आंसर जानेंगे, ऑप्शन ए
86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में अनुच्छेद 21 को भारत के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। अब थोड़ी सी हिंट जान लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति आखिर है क्या। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन था? हरिसेन, जिन्होंने एक लेख लिखा प्रयाग प्रशस्ति, याद रखेंगे। तो इनका लेख है, हरिसेन का लेख है ये प्रयाग प्रशस्ति, इन्होंने लिखा था, तो याद रखेंगे। तो ये किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? तो समुद्रगुप्त का है। हरिसेन ने जो लेख लिखा उसमें समुद्रगुप्त की पूरी चीजें, लेखा जोखा उसमें उन्होंने बताया है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी कोलकाता पोर्ट, याद रखेंगे। ऑप्शन सी कोलकाता पोर्ट, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? चलिए पहले इसका हम आंसर जान लेंगे। तो क्या है? ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो प्रति जनगणना क्या है, लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना करना कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहते हैं। याद रखेंगे सभी लोग कि 1000 पुरुषों पर एक सर्वे होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मिलती हैं, इसे कहते हैं लिंगानुपात। जिस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो देखेंगे उसे। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, याद रखेंगे। इसे कहते हैं लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका राइट आंसर पहले हम जानेंगे। तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए, गौतम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं इसको, गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। चलिए थोड़ा सा हिंट आप लोग जान लीजिए। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, जो नेपाल में है, याद रखेंगे। बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहां पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी, याद रखेंगे। उस टाइम महात्मा बुद्ध की उम्र कितनी थी जब उनकी मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष थी, याद रखेंगे सभी लोग। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल जीके, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।